सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट जासर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। दिल्ली सल्तनत के बाकी सभी वंशों का वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सारे हिस्ट्री के वीडियोस मिल जाएंगे, इसके अलावा पॉलिटी के और बाकी सारे सब्जेक्ट के। तो अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम सारी सब्जेक्ट की वीडियो आपको देते रहते हैं, तो आपको मिलता रहे और आपको फ़ायदा हो। तो चलिए जानते हैं आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में। जितने सारे फैक्ट्स बनते हैं सभी इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन छूटे ना, और आधे अधूरे ज्ञान किसी काम के नहीं होते, इसलिए आप कंप्लीट नॉलेज लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश। पहला पॉइंट बनता है तुगलक वंश का शासनकाल। तो 1320 से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासनकाल था। अगला पॉइंट है 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मालिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अर्थात तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक। आप इसी नाम को याद रखेंगे। और कब किया? तो 1320 ईस्वी में वह दिल्ली के सिंहासन पे बैठा और तुगलक वंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। जो अलाउद्दीन अपने समय में जो अमीरों का जो भूमि लिया था उनसे छीन के उसे किसने वापस कर दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। तो गयासुद्दीन तुगलक को हम लोग शॉर्ट में जीएसटी बोलेंगे, जीएसटी। तो जीएसटी ने क्या किया? संभवतः उसने क्या किया? कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। तो आपको आता है क्वेश्चन कि सबसे पहला शासक दिल्ली सल्तनत का कौन था जिसने नहरों और कुओं का निर्माण करवाया? तो वह था जीएसटी। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन जो था वह प्रथम शासक था। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? दिल्ली के नजदीक तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। रोमन शैली से यह नगर बनाया गया था, जिसके अंतर्गत जो है एक दुर्ग बना था, किला बना था, जिसे 56 कोट का नाम दिया गया था। तो यह तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक अर्थात जीएसटी ने। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं जीएसटी के बारे में कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है वह 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। लकड़ी के महल में दबकर किसकी मृत्यु हो गई? तो गयासुद्दीन तुगलक की। इसकी मृत्यु के बारे में आता है। और एक और आता है चौगान खेलते समय जो मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत से। तो गयासुद्दीन तुगलक को 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर मौत हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी के कि गयासुद्दीन के बाद जूना खां महमूद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जब गयासुद्दीन जो मर गया उसके बाद जूना खां, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, वह दिल्ली के सिंहासन पे बैठा और वह तुगलक वंश का अगला शासक बना। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका नाम क्या था? जूना खां। आप इसे याद रखेंगे। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अब देखिए, गौर से देखिए कि मेडाइवल में जितने भी सुल्तान बने उसमें मोहम्मद जो बिन तुगलक जो था वह सर्वाधिक शिक्षित, सबसे शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। अगला पॉइंट देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, यह काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है अपने आप में, क्योंकि यह एक सनकी और मतवाला था। इससे जो भी मनाता था, जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता था, यह जनता के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देता था। हालांकि बहुत सारे में असफल हुआ इसका जितना भी प्लान हुआ, लेकिन यह एक तरह से मतवाला था। देखिए अगला पॉइंट जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। देखिए इसका क्या क्या उपनाम रखा गया है, आप लोग इससे इसका जो है वो करतूत को समझ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। एग्जाम में आता है कि अमीर-ए-कोही नामक विभाग कृषि से संबंधित किसने स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, इसको आप MBT से याद रख सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि दिल्ली से देवगिरी किस शासक ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और देवगिरी को क्या नाम रख दिया? दौलताबाद। ठीक है। अगला पॉइंट है सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा,
धातुओं के सिक्के चलवाए। अर्थात उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने आपको पूछेगा कांसा का सिक्का किसने चलाया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो मोहम्मद बिन तुगलक। वो सोच रहा था, उसका कहना था कि इतना महंगा या फिर सोने चांदी के ही सिक्के क्यों चले, जब अगर हमें सांकेतिक मुद्रा चलाना है तो हम क्यों नहीं चला सकते हैं। तांबा का भी मुद्रा चलाया था, धातुओं के सिक्के चलवाए जिसका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स, यह नाम आप याद रखेंगे, प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। किस शासक को, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो अफ्रीकी के मोरक्को का यात्री था। आपको पूछेगा कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का। उसने लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता के बारे में आज पूछता है कई बार क्वेश्चन को, वह कब आया था भारत, तो 1333 ईस्वी में। वह मोरक्को का रहने वाला था। सुल्तान ने, किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था कौन, इब्न बतूता। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेज दिया। और यह मोहम्मद बिन तुगलक 1342 ईस्वी में इसे कहाँ भेज दिया, तो चाइना। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इब्न बतूता की पुस्तक रेहला के बारे में आपको कई बार एग्जाम में पूछता है कि रेहला पुस्तक जो है वो किसने लिखा है, तो वही इब्न बतूता ने, जो मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का इसके किताब में वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। अगला पॉइंट देखिए कि मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासपुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह जिन प्रभासुर नामक जैन साधु, जिन प्रभासुर उनका नाम था, वह जैन साधु थे, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई। यह भी आप याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई, 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। अब देखिए यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर की जो स्थापना हुई थी वह कौन किया था, तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और कब किया था, तो 1336 ईस्वी। इसको आप याद रखेंगे। हालांकि हम इस पर एक अलग से वीडियो और डिटेल वीडियो देने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में और बहमनी साम्राज्य के बारे में, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं इन दोनों साम्राज्य से एक न एक प्रश्न जरूर बनते हैं, तो मैं इसका अलग से वीडियो दूंगा। फिलहाल आप इसमें इतना समझ लें कि इसकी स्थापना किसने किया था और कब किया था। और यह हरिहर और बुक्का किसके शासनकाल में इसकी स्थापना किया था, तो यह आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। तो इसी समय में क्या हुआ, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह नामक जो आदमी था वह 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। बहमनी के बारे में मैं आपको आगे कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ। फिलहाल इसमें हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक पे या फिर तुगलक वंश को जानेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। यह पॉइंट कई बार एग्जाम में मैंने भी देखा हुआ था, मुझे भी फेस हुआ है कि यह पॉइंट आपको यह लाइन लिख के दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि यह किस शासक के बारे में लिखा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उसकी जब मृत्यु हुई तो किसने लिखा, तो बदायूनी ने क्या लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसको लोगों से। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो किसका शिष्य था, तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे कौन गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, और बहराइच के सालार मसूद गाजी के मकबरे में भी गया था। वह पहला ऐसा सुल्तान था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। मकबरे बनाने में यह सबसे आगे था। बहुत सारे बड़े बड़े संत जिनके नाम बहुत ही फेमस थे, उन सभी के जो है वह मकबरे बनवाया। कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद फिरोज तुगलक जो है वह बनता है, उसके बाद राजगद्दी पे बैठता है। फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कसीम अमीर उल मोममीन की उपाधि दी गई। यह उपाधि उसे मिला था किसे, तो फिरोज तुगलक को। अगला पॉइंट है कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। यह जो फिरोज तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक, वो उसने क्या किया, सिर्फ
24 कर में से सभी कर को समाप्त करके सिर्फ 4 कर को लागू किया। कौन कौन सा? तो यह क्वेश्चन आता है खराज, खम्स, जजिया एवं जकात। यह 4 कर बच गए थे, इसने सिर्फ 4 कर को लागू रहने दिया। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि फिरोज तुगलक, फिरोज जो FST था, फिरोज शाह तुगलक जो था वह ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। इसको भी इम्पोर्टेंट मान लें आप, क्योंकि एग्जाम में आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला कौन सा पहला शासक था? तो फिरोज शाह तुगलक, FST। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। उसने सिंचाई कर भी लागू कर दिया। कौन? तो FST ने। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। जी हाँ, सबसे पहले तो गयासुद्दीन तुगलक ने GST ने नहर बनवाया था, लेकिन 5 बड़ी बड़ी नहरें बनवाई किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला पॉइंट जानते हैं हम लोग तुगलक वंश के बारे में कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। नगर की स्थापना में भी यह काफ़ी फेमस था और यह जन कल्याण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध सुल्तान हुआ था। इसने हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख नगरी को बसाया था। इसके बाद अगला पॉइंट है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खिजराबाद, टोपड़ा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। अशोक के 2 स्तंभ को कहाँ लाकर स्थापित किया? तो दिल्ली में। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला पॉइंट है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दीवान-ए-खैरात की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने। और यह क्या करता था? तो अनाथ महिलाओं और विधवाओं एवं लड़कियों मुस्लिम जो होती थी उनकी मदद करता था। अगला पॉइंट है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 दास फिरोज शाह तुगलक के समय में थी। यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। अगला पॉइंट बनता है कि FST ने फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, अर्थात जो भी सेना में रहता था उसका अगला वंश भी उसी तरह से सेना में बनते जाता था। तो इसको वो क्या किया? वंशानुगत बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग जानेंगे कि FST ने जियाउद्दीन बर्नी एवं हम्स-ए-सिराज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया। यह दोनों का नाम बहुत फेमस है, बहुत बड़े रचनाकार थे। शम्स-ए-सिराज और जियाउद्दीन बर्नी, ये दोनों किसके दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। आप इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट बनता है कि फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। जो ज्वालामुखी मंदिर से के पुस्तकालय से जो 1300 ग्रंथी लुट गए थे, इनमें से कुछ ग्रंथों को उसने फारसी में अनुवाद करवा दिया दलायते फिरोज शाही के नाम से। अगला पॉइंट बनता है कि फिरोज शाह तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विक कहा जाता है। इसे आप जरूर याद रखें, अद्धा एवं विक यह पूछा जाता है। तो यह सिक्का जारी किया था किसने? तो FST ने। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। FST की मृत्यु 1388 में हो गई। फिरोज शाह तुगलक के काल में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम से निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। यह पॉइंट भी आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। फिरोज शाह जो स्टेडियम है वहाँ पे जो दुर्ग था उसको निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ही। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, यह भी एग्जाम में कई बार आया है। इसका संस्थापक और अंतिम शासक जरूर आप याद रखें। तो अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो था वह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रहा। यह इतना सिमट के हो गया तुगलक वंश में, इतना नैरो हो गया कि इसका जो शासन था वो कहा जाता है कि दिल्ली से लेकर पालम तक ही रह गया था। नेक्स्ट पॉइंट है तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। आपको पूछता है कि तैमूर लंग किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो उस समय तुगलक वंश का शासन था और शासक कौन था? तो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद। और ईस्वी कब था? तो 1398 याद रखेंगे। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर दिल्ली पर आक्रमण किया था। 1398 यह पिछली बार भी SSC में एग्जाम्स में यह पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि नसरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जैनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कहने का यह मतलब है कि इसी नसरुद्दीन के शासनकाल में मलिक कुसर्क जो पूर्वाधिपति था की उपाधि धारण कर एक हिजरा
मलिक सरवर ने जैनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, अर्थात एक अलग से राज्य बना लिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। किसने? तो एक मलिक सरवर जो कि ट्रांसजेंडर था, उसने। किसके काल में? तो नसरुद्दीन के काल में। तो यह थी कंप्लीट तुगलक वंश की वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप जरूर एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। बाकी अपने चैनल पे मैं आप सभी जीके जीएस के वीडियोस को डाल रहा हूँ, चाहे वो जिस सब्जेक्ट की हो, टोटल मैं डाल रहा हूँ। तो अगर आप हम यहाँ पे नए आए हैं तो ज़रूर इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी चीज़ों का बेनिफिट लीजिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।